Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। तो बेटा आज हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटा इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो उसमें मैंने आपको इंट्रो दिया था ट्राइंगल्स के बारे में और साथ ही कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी बताया था और हमने स्टार्ट कर दिया था कॉन्ग्रुएंसी के रूल, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल में मैंने आपको बताए थे कि 5 टाइप के रूल्स होते हैं, लाइक ट्रिपल एस रूल होता है, ठीक है, SAS रूल होता है, देन आफ्टर दैट ASA रूल होता है, उसके बाद नंबर 4 AAS रूल होता है, देन नंबर 5 RHS रूल होता है, ठीक है। तो इनमें से हमने एक रूल डिस्कस कर लिया था जो कि है SAS, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने 2 एग्जाम्पल भी किए थे, है ना। तो आज जो हमने करना है आगे करना है इसके आगे, यानी कि ASA रूल आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या होता है ये ASA रूल और समझते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं अगले रूल की, यानी कि ASA, है ना। तो देखिए ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है? कहता है कि 2 ट्राइंगल्स हैं सबसे पहले। चलो एक काम करते हैं, समझाने के पर्पज से आपको बना के दिखाते हैं। तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, लाइक ABC और PQR। ओके, अब कहता है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन कब? इफ, यदि 2 एंगल्स, देखो कह रहा है कि 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल। तो देखो 2 एंगल मैं ये और ये ले लूं, है ना, 2 एंगल, और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है ये, है ना। तो इसने यही तो बोला ना, कहता है कि इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है, आर इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी कि दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था रूल, है ना। तो बेटा इसको हमने कैसे लिखना है कि लाइक एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है और इसकी AB साइड जो है इसकी PQ साइड के इक्वल है और इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट अब हमने प्रूफ कर दिया तो CP/CT से इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ये बात तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो अब इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं थोड़ी सी फिर भी हिंट देना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें एक बार। तो देखो इस थ्योरम का मीनिंग समझते हैं कि क्या कहना चाहता है, मतलब क्या मतलब है ना इसका, वो चीज समझते हैं। अभी तो हमने रूल सीख लिया कि बेसिकली रूल होता क्या है, तो ये तो सिंपल हमने सिर्फ रूल सीख लिया, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में कि ये रूल को प्रूफ कैसे किया जाए। भाई मेन बात तो वही है ना कि रूल को प्रूफ कैसे किया जाए। तो ये ABC और लाइक ये PQR है, ठीक है, ओके। तो देखते हैं बेटा AB इक्वल टू DE। हाँ, तो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, केसेस बना लेते हैं। तो 2 केस बना लेता हूं मैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड की बात बाद में करेंगे। तो देखो मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। कहता है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन ये चीज हम प्रूफ करके दिखानी है। भाई पहले तो मैंने थ्योरम का मतलब समझा दिया था आपको सिंपली, लेकिन अब उस थ्योरम को हमने एक तरीके से प्रूफ करना है ना, प्रूफ कर रहे हैं अब हम उस थ्योरम का, इस थ्योरम का अब हम प्रूफ देख रहे हैं।
तो प्रूफ मैं आपको शॉर्ट में ही कराऊंगा, प्रॉपरली नहीं कराऊंगा। तो कहते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन कब होते हैं? इफ टू एंगल्स, यदि इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, और कहता है कि एक बीच की इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। तो ये बोला था, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है भाई। अब देखो मतलब समझते हैं क्या कहता है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो केस 1 में मैंने मान लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मतलब जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल था, और इसकी ए बी इसकी पी क्यू के इक्वल थी, और इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल था। ठीक है, और जो केस 1 आप देख रहे हैं ना, केस 1 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस केस में मैंने ये वाला ये लेट किया है कि BC जो है QR के इक्वल है। अच्छा एक बात हो, ये जो BC और QR आप देख रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब क्या चीज पॉसिबल है? तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज पॉसिबल है, या तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं या फिर बराबर नहीं होंगी। भाई इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता ना, या तो इक्वल होंगी या फिर इक्वल नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने दो केस बनाए हैं कि एक बार मैंने BC और QR को इक्वल ले लिया और एक बार मैं BC और QR को अनइक्वल ले लूंगा। ठीक है, तो दो ही चीजें पॉसिबल थी, तो मैं दोनों ही चीजें लेके इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो मैंने ये देख लिया। अब देखिए, और टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, तो बेटा प्रूफ मेरे को ये करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है बच्चों, तो ये चीज प्रूफ। अब कुछ कंस्ट्रक्शन से या कुछ अजम्पशन से आपने माना है तो वो आप लिख सकते हो। तो अजम्पशन से हमने ये माना है ना, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, तो दोबारा नहीं लिख रहा, आप सीधा प्रूफ पे आते हैं। अच्छा चलो एक बात आओ, देखो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा एक लॉजिक है। आप ये बात मानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ना? मानते हो ना? तो एक बात बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे, चलो ऐसे नहीं, देखो अगर मैं अलग से समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मानने वाली बात है, ये 60 डिग्री है, मान लो कि 60 डिग्री है। ठीक है, और ये 45 डिग्री है। भाई ये दोनों इक्वल है तो ये भी 45 होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल मैं निकालूंगा तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, है ना? 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 6 4 10 और 105, तो 105 आ रहा है बेटा, तो 105 को माइनस कर दूंगा, है ना? सिंपल सी बात है भाई। तो 5 का 5 आ गया, यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 7 का 7 आ गया, 75 आएगा अगला एंगल। भाई चेक कर लो, 75 ही आएगा ना, तो ये 75, तो बेटा ये भी 75 ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कहने का मतलब ये कि एंगल C बराबर एंगल R प्रूफ हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। भाई बिल्कुल हो जाएगा ना, और आपको बात समझ में भी आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कॉमा वी कैन से एंगल C जो है एंगल R के इक्वल आ गया। अच्छा ये जो 60 और 45 और 75 है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिखवाया था, इसका कोई रोल नहीं है बाकी क्वेश्चन में ना। ये तो बस मैंने दिखाया था कि तीसरा एंगल कैसे इक्वल आ रहा है ना, और आपको शायद से समझ में भी आ गई होगी बात। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भैया ये बात प्रूफ हो गई है कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है। ओके, अच्छा अब देखते हैं। तो मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, नाउ इन ट्राइंगल, चलो मैं 2 ट्राइंगल ले रहा हूं, एक का नाम मैंने BCA दे दिया, BCA, एंड ट्राइंगल इसका नाम मैंने QRP दे दिया। देखो मैंने बताया था QRP ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बेटा आपने जो पिछला रूल सीखा है, पिछले रूल में आपने सीखा था साइड एंगल साइड, है ना, ये सीखा था। तो बेटा ये रूल तो आप प्रूफ कर रहे हो, तो इसका तो यूज नहीं कर सकता ना मैं क्वेश्चन में।
तो बेटा जो मैंने पिछला रूल सीखा है मैं उसका यूज करके निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये था कि नहीं आप BCA मत लो, आप ABC लिखो, इसको ज्यादा बेटर है क्योंकि ABC में ही रूल यूज हो रहा है ना। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। और PQR लिखो इसको, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला रूल यूज करना चाहता हूं तो पहले साइड फिर एंगल फिर साइड लूंगा। तो साइड कौन सी बन रही है, पहले AB, और देखो AB भाई, इसकी AB इसकी PQ के इक्वल है। जी बिल्कुल है भाई, गिवन है ये बात हमें, देखो ना AB और PQ इक्वल है। अब साइड के बाद एंगल, साइड के बाद एंगल, तो AB के बाद एंगल कौन सा बन रहा है, B, तो एंगल B, इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है। आप कहोगे बिल्कुल इक्वल है, ये भी गिवन है। और इसके बाद भाई अब क्या बनना है, साइड, तो साइड कौन सी बन रही है, BC, तो BC क्या QR के इक्वल है। तो अब आप कहोगे कि सर बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि BC और QR इसलिए इक्वल है बाय अजम्पशन, क्योंकि ये हमने माना था, एज्यूम किया था ना कि हमने अजम्पशन, तो बाय अजम्पशन आप लिख सकते हैं बाय अजम्पशन। तो आप अपनी अजम्पशन से ये कह सकते हो कि ये इक्वल है। तो बेटा देखो चेक कर लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलो पूरा लिख देते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो देखो प्रूफ्ड, ये तो पहला केस था जो प्रूफ हुआ, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी त्रुटि बाकी है, वो और सुधारनी है अभी हमने। देखो एक्चुअली क्या है कि जो मेरे को प्रूफ करना था वो एंगल साइड एंगल प्रूफ करना था। बात को समझना कि जो मेरे को प्रूफ करना था वो एंगल साइड एंगल। अगर मैं एंगल साइड एंगल के तरीके से चलता तो एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो भी इसको ABC पढ़ता है ना, तो भी तो इसको ABC पढ़ता अगर मैं एंगल साइड एंगल भी लेता तो। और अगर मैं इसको ऐसे से पढ़ रहा हूं तो भी ABC ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि S A और S तो भी ABC बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो त्रुटि थी वो अब क्लियर हो चुकी है कि मेरे को पहले भी इसको ABC पढ़ना था और अभी भी इसको मैं ABC ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता कि जैसे कि इस रूल के अकॉर्डिंग इसको कुछ और पढ़ना पड़ता, लाइक CBA पढ़ना पड़ता या CAB पढ़ना पड़ता, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ABC को मैं CBA पढ़ूं या BAC पढ़ूं या BCA पढ़ूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को समझो। अब आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं आप केस 2। तो केस 2 यानी कि सेकंड केस के लिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना भाई। अभी मैंने क्या रखा था कि ये दोनों इक्वल है। अब अगला केस ये हो सकता है कि भैया ये अनइक्वल हो। अगर ये अनइक्वल होगी तो हो सकता है कि ये बड़ी हो या फिर ये छोटी हो, तो अनइक्वल यही हो सकता है। तो मैंने इसको ना बड़ा ले लिया। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इसको बड़ा लो या छोटा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो मैंने BC को QR से बड़ा ले लिया। अब ये जो BC आप देख रहे हो ये QR से बड़ी है। अब मतलब समझना इस बात का, यार एक बात बताओ, मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, मानने वाली बात है, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करूँगा 7 सेंटीमीटर और उस 7 सेंटीमीटर से इसको ज्वाइन करा दूंगा। भाई मैं ऐसे ही करूँगा ना, तो इस वाले पॉइंट को, जो पहले पॉइंट C था, अब मैं इस पॉइंट को C' कह दूं। अब दोनों साथ साथ हो गई, देखो BC' और QR पूरी साथ साथ हो गई ना, यानी कि कहने का मतलब ये दोनों इक्वल कहलाएंगी। मतलब ये तो देखो एक कंस्ट्रक्शन हुई है जिससे कि चीज़ों को है ना थोड़ा सा क्लैरिटी कर सके हम। हमने माना था कि अलग अलग है, मतलब छोटी बड़ी है, तो अब मैंने इसको दोनों को बराबर कर लिया एक कंस्ट्रक्शन करके। तो फिर से वही वाली बात है, गिवन में यही चीज़ें दे रखी थी मेरे को, प्रूफ में यही था। अब एक कंस्ट्रक्शन वाली बात है, तो वो कंस्ट्रक्शन में इसको चलो हटा के दोबारा कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या था कि मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। तो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या था कि मैंने क्या है, जॉइन AC', जॉइन AC' सच दैट, और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन किया है कि ये वाली साइड इक्वल आ जाए, सच दैट
बी सी डैश बराबर आ गया क्यू आर के, है ना। ओके, तो ये वाली बात थी। अब आगे चलते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में ध्यान देना बेटा, मैंने ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल देखो फिर से वही ए बी सी ना लेके सी डैश ले रहा हूं इस बार में। ए बी सी डैश एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो रूल था वो तो एस ए एस है भाई, मैंने यही तो सीख रखा है अभी, ये तो प्रूफ ही कर रहा हूं ना, तो इसका तो यूज नहीं करूंगा, तो एस ए एस का यूज करेंगे। तो साइड भैया इसकी ए बी, इसकी साइड पी क्यू के इक्वल, भाई ये तो गिवन है ना। और फिर एंगल, तो इसका एंगल क्यू बी, भाई इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है ना, तो इंक्लूडेड एंगल तो यही दो आएगा ना बीच में, और इसके एंगल क्यू के इक्वल। तो ये दो, ये वाली इंफॉर्मेशन भी गिवन थी, तो इट इज गिवन, है ना। और इसके बाद ये वाली साइड चाहिए थी, तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि बी सी डैश बराबर है क्यू आर के, और ये बाय कंस्ट्रक्शन चेक कर लो, बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन, भाई रीजन में तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। बताओ कोई डाउट है बच्चे इसमें? भैया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब अगर ये चीज प्रूफ हो गई है तो मैं सीपीसीटी के थ्रू बहुत सारी चीजें कह सकता हूं यहां पे ना। तो मैं सीपीसीटी के थ्रू बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, यानी कि मैं बाय सीपीसीटी कह सकता हूं कि इनके एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखते हैं बच्चों आगे ना। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि अब सीपीसीटी से इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब एंगल ए सी डैश बी, ए सी डैश बी इक्वल होगा किस एंगल के, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, है ना। भाई ये बात कह सकते हैं ना हम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, बट वी हैव, या बट वी हैव एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। देखो एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। अच्छा वो मैंने सॉरी रफ कर दिया था यहाँ पे ना, पिछले जो केस 1 लिया था मैंने, केस 1 में मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना आपको, तो चलो मैं दोबारा से यहाँ पे इतने से ये में लिखवा देता हूँ मैं, वो शायद मैंने गलती से रफ कर दिया था जब मैंने इसको लिखा था, तो मैं एक बार और लिखवा देता हूँ। यहाँ पे प्रूफ में लिख देते हैं। तो प्रूफ में क्या बात थी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कॉमा वी कैन से इसका एंगल सी जो था इसके एंगल आर के इक्वल था, ठीक है। एंगल सी मतलब ए सी बी, पूरा लिख दे दो, चलो पूरा लिख दो ए सी बी, और इसका एंगल आर यानी कि पी आर क्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बाय सीपीसीटी ये चीज दिखाई है, बाय सीपीसीटी, है ना। लेकिन बट वी हैव, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है या हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि एसीबी एंगल जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। ये कहां से, बाय अबव, है ना, फ्रॉम अबव। तो एक बात बताइए छोटी सी कि क्या इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, अब ध्यान से देखना, देखो इन दोनों का ना मैं कंक्लूड करके लिख रहा हूं, तो ध्यान देना जरा। तो भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि देखो ना, राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, सो देयरफॉर वी कंक्लूड एंगल ए सी डैश बी इक्वल आ जाए ए सी बी के, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
हाँ, ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? तो उस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, जब सी डैश और सी कोइंसाइड कर रहा हो। कब पॉसिबल है ये? जब सी डैश और सी कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा, इट इज पॉसिबल इफ सी एंड सी डैश आर कोइंसाइड। ठीक है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ये नहीं है। मतलब ये सी डैश और सी एक ही पॉइंट होगा तो ही पॉसिबल है। और अगर ये एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इस सी डैश को सी ही लिख दूं, और जब मैं इसको सी ही लिख रहा हूं तो ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के कॉन्करेंट हो गया, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई मतलब यहां से सी डैश हटा के सी लिख सकता हूं, है ना। तो हैंस प्रूफ्ड, ये बात प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड। ओके, अब बच्चों इसके बाद है केस थर्ड। केस थर्ड में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करना। बस केस थर्ड में इसको छोटा ले लेना, इसको बड़ा ले लेना। तो बेटा वही सारा काम एज इट इज होना है, बस फर्क इतना है कि इस बार मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी, इस बार यहाँ पे हो जाएगी, दोनों को बराबर करने के लिए। यही तो होना है, तो बिल्कुल डिट्टो एज इट इज होना है। तो कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप केस थर्ड खुद से करना। चलिए आगे चलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देखते हैं। थर्ड रूल, दैट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखो समझते हैं इस बात को, क्या कहता है। कहते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। देखो आई रिपीट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें मिस्टेक है। मैं इसको एक बार रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। तो बच्चों देखते हैं रूल नंबर थर्ड, दैट इज AAS, है ना, यानी कि एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। देखो मतलब समझो क्या कहता है। कहता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या फिर होते हैं, लेकिन कब? जब इनकी दो, यानी कि देखो ना लिखा ना कि इफ एनी टू पेयर, यानी कि कोई भी दो पेयर किस चीज के, एंगल्स के। तो लाइक दो एंगल्स यानी कि ये वाले कर लें, है ना भाई, दो पेयर इक्वल हो गए ना। देखो कहता है ना कि इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एक साइड, तो ये वाली साइड ले लेते हैं, ठीक है, और एक साइड ले लेते हैं, तो वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अगर ये चीजें इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के, और बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो है ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, बेटा? कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट। और रूल में नाम क्या आएगा? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आ गई होगी, बट अगर इन केस तो भी नहीं समझ में आई तो देखो इसको कोरिलेट करो किससे, जो आपने रूल पढ़ा है SAS, इस वाले रूल से, या फिर कोरिलेट करो जो आपने ऊपर रूल पढ़ा है ASA से, तब आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैं बताता हूं आपको कैसे। अच्छा बताओ कि क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं आ जाएगा? अभी तो सिखाई थी ये बात, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, बाय, मैं इसको है ना प्रूफ नहीं करा रहा, बस आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से एंगल C जो आएगा वो एंगल R के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब एंगल C और एंगल R इक्वल है, तो अब ध्यान देना भाई, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन, यानी कि एंगल मैंने दिखा दिया। अब इसकी वाली साइड इसके इक्वल,
तो मैंने साइड भी दिखा दी। अब एंगल सी एंगल आर के इक्वल, तो मैंने एंगल भी दिखा दिया। तो ASA रूल नहीं बन गया यहाँ पे, और ASA रूल तो मुझे पता ही है कि भैया वो कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर ASA रूल प्रूफ हो जाए, अप्लाई हो जाए किसी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो हो गया ये ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नहीं बन रहा, तो ये वाली चीज़ अगर बन रही है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है। और उसका प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया ASA रूल्स के, है ना, थ्रू। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं इसको तो बच्चों देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि पेज नंबर 118 NCERT में है। तो क्या कहता है, कहता है कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। मतलब एक लाइन सेगमेंट AB जो है वो एक अनदर लाइन सेगमेंट CD के पैरेलल है। कुछ इस तरीके से मान लो कि लेट्स से ये AB है और ये CD है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना, दे नेवर मीट ईच अदर, है ना। ओके, तो कहता है आगे कि फुल स्टॉप क्या लिखा है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। भाई AD जो है उसका O मिड पॉइंट है, तो AD ये ली और O यहाँ पे समवेयर कहीं यहाँ पे होगा, तो ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। अब आगे क्या कहता है, कहते हैं कि सी फिगर, अच्छा इसकी फिगर ऑलरेडी गिवन थी, मैं बेवजह मेहनत कर रहा था पढ़ के बना के। तो कहता है कि शो दैट AOB, भाई AOB यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कॉन्ग्रुएंट है DOC के, तो DOC इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ऐसे करके ज्वाइन करवा रहा है हमसे, है ना, यहाँ पे। ओके, अब आगे क्या लिखा है, तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं यहाँ तक पढ़ने के बाद। तो गिवन क्या था, देखो इट इज गिवन कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल, सो AB पैरेलल टू CD, है ना। या फिर एक काम करो, पहले ना इन फिगर लिख दो, मतलब कुछ चीजें ये होगा ना कि फिगर में से भी आप देख सकते हो। तो इन फिगर वी कैन से कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, तो यहां तक गिवन है आपको। अब आगे देखेंगे, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। गिवन के बाद जो मुझे फाइंड प्रूफ करना है, तो वो क्या था, वो था बेटा नंबर 1 ट्राइंगल AOB, है ना। ट्राइंगल AOB नंबर 1 टू प्रूफ, नंबर 1 इज ट्राइंगल AOB is congruent AOB is congruent DOC, triangle DOC, ठीक है। एंड नंबर 2 इज O is also the midpoint of BC, और नंबर 2 में अपने प्रूफ करना है कि O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो O is also the midpoint of BC। ओके, ये और प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो दो ही चीजें थी, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन अगर मैं कुछ करता तो मैं लिखता, बट कर नहीं रहा हूं तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ। तो प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ में। तो बेटा एक बात हो, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो मैं दोनों ट्रायंगल में काम करूंगा। तो मैं दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। तो मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब आगे का काम करते हैं। देखो अभी जो मैंने रूल सीखा है वो है ASA, और एक सीखा है मैंने AAS, और एक सबसे पहले सीखा था SAS। तो अभी तक मैंने 3 रूल सीखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं इन तीनों में से कोई एक रूल यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, क्योंकि इसके आगे तो मैंने सीखा ही नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो एक बात बताओ, वैसे तो इसमें बहुत सारे रूल बन सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। एक तो ये कि ये वाला एंगल इसका इसके इक्वल है। रीजन मैं बताता हूं आपको। रीजन देखो, ये इसके पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये Z बना रहा है, तो इसीलिए वाला एंगल इसके इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बेटा एंगल साइड एंगल
यानी कि एंगल साइड एंगल, एक तो ये भी रूल बन गया। इसके अलावा इसका ये वाला एंगल भी तो जेड बना रहा है, देखो चेक करो, ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल है। तो देखो एंगल एंगल साइड, ये वाला भी रूल बन गया एंगल एंगल साइड, है ना। लेकिन एस वाला रूल नहीं बनेगा, नहीं, दो साइड गिवन नहीं है ना, क्योंकि हमें तो हमारे पास ये दोनों रूल एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में, मैं कोई सा भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, एक ही ये वाला ले लेते हैं, एंगल साइड एंगल वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो एंगल CDO भाई, या फिर एंगल खाली इसको D भी पढ़ सकता हूं मैं, और किसके इक्वल, एंगल B के। तो इसका एंगल B इसके एंगल D के इक्वल। भाई रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसकी AO इसकी OD के बराबर है, इसकी AO इसकी OD के बराबर थी, है ना। देखो ना, AO DO, OD या DO बात एक ही है ना, चलो DO लिख देता हूं बस, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, ये चीज हमें गिवन थी क्योंकि O इज द मिड पॉइंट, है ना, तो इट इज गिवन, ओके। अब तीसरी चीज, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसका एंगल, इसको मैं O नहीं लिख सकता क्योंकि O पे तो 4 एंगल है, तो मेरे को इसको पूरा नाम देना पड़ेगा, दैट इज AOB। तो इसका एंगल AOB इसके एंगल DOC के इक्वल है ना, DOC के इक्वल है। तो DOC, और इसका रीजन क्या है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई आपको पता है ना, इसके सिर मिल रहे हैं, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। भाई बिल्कुल कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल, है ना, ASA रूल से। तो बाय कैसे, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो ये तो था पहला पार्ट जो आपका प्रूफ हो चुका। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट, क्या ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी CPCT से, अब तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ना। तो इसकी BO यानी कि बू, और इसकी CO यानी कि कू के इक्वल होगी, है ना। तो इसकी BO इसकी CO के इक्वल है, कैसे, बाय CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब O जो है BC का मिड पॉइंट कहलाएगा, तो हैंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस ये नंबर 2 यहां से था, नंबर 2 है ना, ये जो नंबर 2, तो हैंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या नाम है, BC, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ, और इसके साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 7.1 भी पूरा फिनिश हो गया है। तो जितना मैंने कराना था करा दिया है, इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, तो सब कुछ हो गया, गर्मी बहुत है, तो क्लास ओवर करते हैं फिलहाल, है ना। तो इसके बाद बेटा हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कराया, तो आप एक बार सेल्फ जरूर ट्राई करें पहले ना, उसके बाद। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बाय, मिलते हैं।